सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे वेबिनार सीरीज के आज चौथे और आखिरी सेशन में। कल के वेबिनार में 80 से ऊपर लोगों ने भाग लिया और केयरिंग और शेयरिंग और पुरुषों का क्या रोल हो सकता है, इस पर काफी डिस्कशन हुआ, बहुत सारे सजेशंस भी आए। हमने आज का सेशन है महिलाओं के स्वास्थ्य प्रजनन पर, कि इस टाइम पर कोविड के क्राइसिस में क्या ज़रूरतें हैं महिलाओं और लड़कियों को हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई, क्या समस्याएं आ रही हैं, और ख़ास तौर से ये कि पुरुष और लड़के इस बारे में क्या कर सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं समुदाय में, फैमिली में, और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उनका क्या रोल और भूमिका हो सकती है। आज के सेशन को फैसिलिटेट करेंगे सतीश जी और महेंद्र जी के साथ साथ संध्या गौतम। संध्या जी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, इन सब मामलों पे बहुत दशकों से काम कर रही हैं, वो इस पे एक्सपर्ट हैं। एंड वेलकम संध्या इस सेशन में। आप सभी उनसे सवाल भी कर सकते हैं, सजेशन। सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो सत्र है, जैसा रिमझिम जी ने बताया, वो महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य और मातृत्व स्वास्थ्य में क्या जरूरतें हैं। और इसको जो है हम लोग जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि केवल सरकारी सेवाएं, सरकारी सुविधाएं और स्वास्थ्य और जो मिल सकता है उन्हीं की बात करते हैं। तो हम लोगों का, क्योंकि मित्रा का जो ध्येय रहा है करने के लिए, कि इसके दो पार्ट हैं समझना। एक तो निश्चित रूप से महिलाओं की सर्विसेज कैसे मिल सकती हैं, कहाँ से मिल सकती हैं, गुणवत्ता पूर्वक मिल सकती हैं कि नहीं, अधिकार के ढांचे मिल सकती हैं कि नहीं, इन सब पे लगातार सोचते रहना। लेकिन दूसरा है कि इसके लिए घर के अंदर भी बहुत सारी जरूरतें पड़ती हैं। और इसलिए हम लोगों ने पुरुषों को लेकर, लड़कों को लेकर के एज ए हस्बैंड या एज ए घर में भाई हैं, बेटा हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, या इनकी उदासीनता अगर को नहीं बदली जाती है तो बाहर की भी सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं। तो आज हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं की और लड़कियों की आज के इस क्राइसिस में, कोविड क्राइसिस में, क्या जरूरतें हैं, क्या विशेष जरूरतें उभर रही हैं, और SRHR से जुड़ी जो जरूर है इशू, और लड़कियों की जल्दी शादी को लेकर के जो इशू है इस क्राइसिस में, उसमें पुरुषों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पे हम लोग बात करेंगे, मिलकर के इस पे कुछ एक्शन प्लान करेंगे। अभी मैं फिर इससे जुड़ी क्या प्रॉब्लम है इसको लेकर के मैं संध्या जी को इनवाइट करूंगा। संध्या जी एक्सप्लेन करेंगी क्यों, क्या देख रही हैं। संध्या जी, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सतीश जी, आपको धन्यवाद। और सभी साथियों का स्वागत भी है, नमस्कार सबको। और आज मजदूर दिवस है तो उसके सभी को शुभकामनाएं। अभी जैसे जो बात हुई है, सतीश जी ने जो बताया कि समस्याएं हो रही हैं यौन व प्रजनन स्वास्थ्य को लेके, और इसका हमको कहाँ पर इसकी किस तरह का है, क्या नेचर है, किस तरह की समस्याएं दिखाई दी। तो आपने अगर अभी न्यूज पेपर में देख रहे होंगे, रोजमर्रा के जो अखबार में खबरें आ रही हैं, जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से खबरें आने लगी कि बच्चा रास्ते में हो गया। ये कुछ न्यूज हम लोगों ने यहाँ पर दिखाई है। ये सिर्फ आप कहिए कि एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको न्यूज। इससे ज्यादा इसका जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है, बहुत तरह के एग्जाम्पल हैं। या रास्ते में पहुंचते पहुंचते बच्चा हो गया, गर्भवती महिला को कोई जांच नहीं मिल रही है। इसके अलावा ये भी मिला कि लोगों को अभी जो सिंपल रूटीन की जो चेकअप गर्भवती महिलाओं के होने थे वो नहीं हो रहे हैं। तो अन्य बहुत तरह की हम समस्याएं देख रहे हैं, या एम्बुलेंस कॉल कर रहे हैं, हमको दिखाई दे रही है। ये किस तरह से है, इसके पीछे के रीजन क्या है, क्या कारण है इसके पीछे, वो कारणों को थोड़ा हम समझते हैं कि महिलाएं इसमें कहाँ हैं। दिला रही थी सभी साथियों को कि आप अगर अपने क्षेत्र के भी याद करेंगे तो आपको इस तरह की खबरें बहुत ध्यान में आएंगी कि मातृ मृत्यु हो रही है। कई हमने ऐसी घटनाएं सुनी है जहां महिला की मृत्यु भी हो गई। तो इस सब के पीछे में क्या था, अभी कोविड
19 या जो महामारी कोरोना वायरस, ये जब बात हम सुन रहे हैं महामारी जिसमें लॉकडाउन का एक पूरा पीरियड हम लोग अब देख रहे हैं, तो ऐसी समस्याएं क्या हुई है, किस वजह से हुई है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज जो समझ आ रही थी कि वो सेवाओं की उपलब्धता को लेकर जानकारी का अभाव हमें साफ स्पष्ट दिखाई दिया कि अगर ऐसी स्थिति में जाना है तो कहाँ जाएं, किससे संपर्क करें। और ये चीज आगे के कारण भी बोलने से पहले एक बात मैं रखना चाहूंगी कि महामारी हुई है, अचानक से लॉकडाउन आया है, और एक थोड़ा पीरियड, थोड़े महीने में ऑब्जर्व करने के बाद ही लॉकडाउन आया था। पर उस टाइम शायद एक तथ्य को भूल गए कि प्रसव जो है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, और इसका टाइम जो है वो लॉकडाउन ओवर होगा या कैसे होगा उसके ऊपर नहीं, बल्कि वो अपने ड्यू कोर्स में अपने निश्चित समय पे होना ही है। तो जिन महिलाओं के प्रसव होने वाले थे वहां ऐसा कोई बैकअप प्लान हमें नहीं दिखाई दिया। वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सब सेवाओं को लेके कहाँ जाए, अगर इमरजेंसी हो रही है, महिला का दर्द शुरू हो गया है, एम्बुलेंस आनी है, तो किसको कांटेक्ट करें, ये सब को लेके जानकारी का अभाव दिखाई दे रहा था। दूसरी बात है कि जो रूटीन सर्विसेज जो प्रजनन यौन स्वास्थ्य को लेके थी, वो सेवाएं का अभाव, वो कहीं एकदम से, आप सभी सुन रहे होंगे क्षेत्र में विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, जो ग्राम स्तर पे पोषाहार और ये प्रेगनेंसी की चेकअप की जो सेवाएं हैं, गर्भावस्था से जुड़ी सेवाएं हैं, वो बंद हो गई, वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। कोई एएनसी की जांच नहीं हो रही थी, टीटी का टीकाकरण कुछ स्तर पे कुछ जगह पे हुआ, लेकिन वो भी कंटिन्यू ही नहीं था। आईएफए, कैल्शियम की टैबलेट्स, ये सेवाएं बिल्कुल, ये उपलब्धता नहीं है, सप्लाई बंद हो गई। बीपी की जांच होना, यूरिन टेस्ट होना, या अन्य कोई भी जो शारीरिक जांच है वो जांच बंद हो गई। एम्बुलेंस कहाँ से मंगवाएं, वो एम्बुलेंस सेवाएं नहीं रही, और कहाँ पर जाए प्रसव सुविधाओं के लिए, क्योंकि कुछ केसेस में आगे रेफर भी किया। और याद रखिए, मैं ये जो बात बोल रही हूँ ये ग्राउंड जीरो के अनुभव है, यानी कि बिल्कुल ग्रामीण स्तर पे जो चीजें हो रही हैं। और ये ना केवल दूर दराज के इलाकों की बात कर रहे हैं, ये वो क्षेत्र भी है जहां जो बहुत शहर के नजदीक है, और वो क्षेत्र भी है जो, आप दिल्ली की बात भी मैं कर रही हूँ, बिल्कुल शायद आप लोगों में से कई लोगों को चौंकेंगे भी, लेकिन ये है कि जो पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, वहां पर भी ये सेवाएं उपलब्ध नहीं रही है, डिसकंटिन्यू हुई हैं। फिर ये कि जो महिलाएं शुरू के महीनों में थी, उनके लिए कुछ चीजें डिसकंटिन्यू हुई हैं, उनके लिए रुकी तो फिर भी समझ आ रहा था, लेकिन जो महिलाएं तीसरी तिमाही में, यानी कि जिनका अभी प्रसव होने ही वाला है, उन महिलाओं के लिए भी कोई तैयारी नहीं की गई कि अभी इनका प्रसव होने वाला है, ये महिलाएं हैं। क्योंकि जैसे ही महिला का नाम आंगनवाड़ी में और आशा के पास पंजीकृत होता है, तो उसकी कौन सी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, प्रसव की जो संभावित तिथि है, वो उसमें होती है। तो ये महिलाओं को चिन्हित करके इनके लिए भी कोई तैयारी का कोई प्रिपरेशन नहीं की गई, उसकी कोई प्रसव के लिए कहाँ होगा, इनको कहाँ लेके जा सकेंगे हम लोग, या कोई गंभीरता आएगी तो क्या करेंगे, तो प्रसव उसकी कोई तैयारी नहीं हुई। इसके आगे जो अगर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी जो बाकी सेवाओं की बात करें, तो महिलाएं और लड़कियां, किशोरियां, अगर जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को माहवारी हो रही है, उनको सैनिटरी पैड्स उपलब्ध नहीं है। बहुत जगह पे हमें झारखंड में और जगह पे भी पता चला कि ये सप्लाई भी लोकल दुकानों पे नहीं रही, खत्म हो गई, या फिर बहुत ही हाई प्राइस थी, ज्यादा उपलब्ध ही नहीं थी। और अगर दूसरी बात देखें तो एक समस्या ये भी सामने आ रही थी कि यूज करे हुए कपड़े को या पैड को कहाँ पर फेंके, उसका निष्करण कैसे किया जाए, तो वो भी एक समस्या दिखाई दे रही थी। कॉन्ट्रासेप्टिव की सेवाएं, गर्भ निरोधक के जो तरीके हैं, उनकी सप्लाई बाधित रही है, और विशेषकर जो लोग पिल्स लेने वाले थे या फिर जो कंडोम की सप्लाई है, वो सप्लाई नहीं मिल रही थी, इसके बारे में कहीं बात ही नहीं हो रही थी। फिर एक और कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीजों का, आप सभी जानते हैं, कई तरह की अफवाहें भी फैली, कई तरह की टेंशन्स भी थी, कई तरह की जो रोजमर्रा की चीजें थी वो उपलब्ध नहीं थी। किसी के अगर पति कहीं बाहर काम करने वाले हैं तो उसकी वजह से भी तनाव हुए, और पूरा एक तनाव वाला जो माहौल था, उसका असर भी हमें दिखा कि महिलाओं के ऊपर उसका असर भी बढ़ा है। और इसका एक रीजन शायद कुछ कह सके, मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकती, पर समय से पहले की दिक्कतें शुरू होनी हुई, क्योंकि ड्यू डेट से पहले ही कई तरह की समस्याएं सामने आ रही थी। और फिर दूसरा था कि उनमें टेंशन का माहौल था, जानकारी नहीं है, तो परिवार के सदस्यों के बीच में भी तनाव। तो ये मोटा मोटी तौर पे देखें तो ये कारण हमको दिख रहे थे।
फिर एक और स्थिति जो सामने आई, जो हम बार बार देख रहे थे, अखबार में भी इसके बारे में आया और शायद पिछले सत्र में भी बात हुई, कि घर में अभी सब लोग हो गए हैं, घर में है, पुरुष भी घर में है और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है। तो जो सेक्स की डिमांड है, महिलाएं कह रही है कि किसी भी समय सेक्स की डिमांड बढ़ रही है, जबरदस्ती सेक्स हो रहा है, असुरक्षित सेक्स हो रहा है, और ये शारीरिक संबंध में किसी तरह की सुरक्षा सहमति वाला स्कोप ही नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात ये आई है कि अभी निजता, घर के अंदर में ही प्राइवेसी कम हो गई, विशेषकर जहां पर बिल्कुल ही छोटी जगह में परिवार के कई सदस्य हैं या बाहर काम करने वाले लोग थे, वो वापस आ गए हैं, 24 घंटे घर में हैं, तो घर में निजता की, प्राइवेसी की जो बात है वो नहीं रही है। और इसका एक हमको असर ये भी देखने को मिला कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, माहवारी की साफ सफाई को लेके भी बहुत समस्याएं हुई कि किससे बात करें, क्योंकि घर में सब लोग इतने पास हैं, तो अगर समस्या हो रही है, उसके लिए कोई सही कपड़ा भी नहीं है, उसका कैसे हम प्रबंधन करें। तो लड़कियों में, महिलाओं में इस तरह की टेंशन बहुत देखने को मिली, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा था। फिर काम का बोझा तो सब पे बढ़ गया है, नो डाउट कि आप सभी जब देखते हो कि सभी लोग घर में आ गए हैं, तो महिलाओं का घर में खाना बनाना, बाकी काम 24 घंटे सबको अटेंड करना है, तो परिवार के अंदर में वो काम का बोझ बढ़ा है, जिससे कि जो आराम करने का कोई समय था, वो समय भी इसमें उपलब्ध नहीं रहा है। साथ साथ ये भी है कि पुरुषों की कहीं इसमें कोई तैयारी नहीं देखी गई। जैसे मैं पहले ही कह रही हूँ कि इवन की जो लास्ट ट्राइमेस्टर में महिलाएं थी, जो तीसरी तिमाही की महिलाएं थी, या जिनका प्रसव अभी होने वाला था, उसको लेके कोई तैयारी नहीं थी, और पुरुषों की भागीदारी, पुरुषों को भी इन सब के बारे में, लॉकडाउन की जो भी चीजें हो रही थी, उन सब के बारे में कोई जानकारी, कोई तैयारी नहीं दिखाई दी। और इसलिए हम लोग चौंके भी नहीं, क्योंकि हमको दिख ही रहा था उसका, उस तैयारी का अभाव, कि मातृ मृत्यु के केसेस एकदम से शूट अप हुए हैं। और आप अपने इलाके के आसपास भी देखेंगे तो बहुत सारे अखबारों में रिपोर्ट जो हो रही है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे केसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। फिर है कि जो गर्भ निरोधक के तरीके इस्तेमाल हुए, कंडोम इस्तेमाल हुआ है, उसको कहाँ फेंके, वो व्यवस्थाएं सामने नहीं है, उसके बारे में कहीं बात नहीं हो पाई। और इन सब के चलते, क्योंकि गर्भ निरोधक की सप्लाई बाधित हुई है, तो अनचाहे गर्भ ठहरने का डर बहुत दिखाई दे रहा है। और अभी ये जो भी लोग हम स्वास्थ्य के मुद्दों पे काम कर रहे हैं, ये हमारा बार बार कंसर्न हो रहा है, क्योंकि गर्भ समापन की सेवाएं भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, अभी तो बिल्कुल उसको लेके कहीं चर्चा ही नहीं है। तो वो एक डर है कि अनचाहे गर्भधारण होंगे इस दौरान में, और वो हमको दिखाई देंगे। फिर है कि महिलाओं की जो स्वास्थ्य की जरूरत है, जैसे अलग अलग तरह की है, क्योंकि प्रजनन और यौन स्वास्थ्य की महिलाओं की जरूरत बहुत अलग है। एकल जो महिलाएं हैं, उनकी स्वास्थ्य की जरूरत अलग है, उनका मानसिक स्वास्थ्य है, उनकी और स्वास्थ्य की जरूरत है। या जो महिलाएं, अगर हम बात करें कि इसके अलावा की महिलाएं या किशोरियां हैं, किशोरियों को किस तरह की स्वास्थ्य की जो जरूरत है, जैसे सैनिटरी पैड की मैं सप्लाई की बात कर रही हूँ, कई जगह पे जो मिलता था, तो वो बाधित हुई है, उनको अनदेखा किया गया। और अभी तक वो, हम ये भी देख रहे हैं कि अभी तक वो चालू भी नहीं हुई, अगर अभी की स्थिति में देखिए तो। ये मोटे तौर पे हमको कई सारे कारण नजर आ रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा अपने ही क्षेत्र की समाचारों को या चर्चाओं को देखेंगे, तो ये हमको अपने ही घरों में भी दिखाई देगा। तो ये मुख्य तौर पे जो स्वास्थ्य से जुड़े कारण है महिलाओं, लड़कियों को लेके, और विशेषकर जो ये कोविड की महामारी के दौरान में और लॉकडाउन के दौरान में हमको दिखाई दे रहे हैं, कि हमने एक महामारी का प्रबंधन करने में, उसको संभालने में, जो एक बहुत एसेंशियल स्वास्थ्य की जरूरतें महिलाओं की, लड़कियों की रही है, उनका अनदेखा हुआ है। और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो स्वाभाविक, नेचुरल, प्राकृतिक स्वास्थ्य की जरूरतें हैं। जी, तो यहाँ पे संध्या जी, मैं थोड़ा इसको रखूं। हाँ जी। तो इसके साथ साथ अभी जो संध्या जी ने कहा, उसके साथ साथ हमको अर्ली मैरिज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास अलग अलग डेटा है। और यूनिसेफ ने अभी अपने डेटा में बताया कि साउथ एशिया के कई देशों में और पूरी दुनिया में जब जब जो है डिजास्टर हुआ है, जब जब नेचुरल डिजास्टर हुआ है, और उस समय एकाएक बहुत तेजी से चाइल्ड मैरिज पूरी दुनिया में बढ़ गया है। तो इसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। हमको अध्ययन बताते हैं कि 20% अफ्रीकन देशों में तो 20% जो है बढ़ गया था। और बांग्लादेश में जब फ्लड आया था या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया था, तो उस समय देखा कि चाइल्ड मैरिज एकाएक
बढ़ गए हैं इसको लेकर के। और हम लोग अगर अपने आसपास भी देखें तो कई बार होता है कि चलो खाली बैठे हैं तो चलो कुछ नहीं है, तो इस समय लड़की और जो है बोझ लोगों को लगने लगती है, या लगता है कि एक काम और है, इसको जल्दी से निपटा दें। तो एक गर्ल्स नॉट ब्राइट से हमने लिया था उनके वेबसाइट से, और ऐसे बहुत सारे हैं। अभी हम लोग ये देख रहे हैं, इसलिए हमारी शायद ये भी समझने की जरूरत पड़ेगी कि कहीं इस तरफ यहाँ पर तेजी से बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है इस दिशा में। अगर हम इनकी देखते हैं पुरुषों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात देखते हैं, तो ये हमने बहुत पुराना डेटा लिया है, लेकिन बहुत फर्क नहीं हुआ है। NFSH का जो डेटा है कि ज़्यादातर लोग जो रहे हैं वो अपने पार्टनर के एंटीनेटल जो AMC सर्विसेज रहती हैं उसमें उपलब्ध ही नहीं रहते हैं, उसमें जाते ही नहीं है। दो तिहाई लोगों को तो अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। यानी कि नियरली 67% लोगों को ये पता ही नहीं था कि क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। 57% लोगों को ये नहीं पता था कि डिलीवरी के लिए किन किन चीज़ों की कहाँ जरूरतें हो सकती हैं, किन किन चीज़ों की जरूरतें हो सकती हैं। और ये तो पूरे देश का अगर 57% है उस समय, तो यूपी बिहार का देखते हैं तो 75% लोगों को पता नहीं था। 60% लोगों को मालूम नहीं था कि फैमिली प्लानिंग या डिले करने के लिए नेक्स्ट चाइल्ड के लिए क्या संसाधन, क्या सुविधाएं हो सकती हैं। ये डेटा थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन केवल इंफॉर्मेशन के साथ साथ कोई जागरूकता नहीं आई है अभी। तो अगर हम ये देखते हैं कि ये समस्याएं हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको आपके एरिया में किस तरीके की समस्या आपको देखने को मिल रही है? यहाँ भी अभी जो है जैसा कि सतीश सर बोल रहे थे, वो काफी सही बात है कि अभी जो है महिलाओं को हेल्थ को लेकर के और एडोलेसेंस गर्ल्स को का हेल्थ को लेकर के कोई अटेंशन नहीं, कोई चिंता, कोई मतलब देखने वाला सुनने वाला नहीं है। और जैसा कि सतीश सर बता रहे थे कि काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और वाकई में सही बात है कि इस क्षेत्र में मेडिकल भी बंद है, और इस तरह का जो इससे संबंधित जो केसेज हैं उसको फेस करने में काफी चैलेंज आ रहा है। फिर थोड़ा ये देखेंगे कि पुरुषों को महिलाओं के SRHR में जोड़ने के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या कोई बदलाव आ सकता है, क्या नहीं बदलाव आ सकता है। तो मुख्य रूप से दो चीजें हैं यहाँ पे बदलने की। एक तो कि पूरा जो है हेल्थ है घर के अंदर, हम जानते हैं कि सब कुछ घर के अंदर नहीं बदल सकता, लेकिन घर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। कंट्रासेप्टिव यूज है, कंसेंसुअल और सेफ सेक्स की बात है, प्रेग्नेंट महिलाओं के केयर की बात है, उनको इसके दौरान जो है उनको सपोर्ट देने की बात है, उनकी SRHR की क्या नीड है उसको समझने के लिए उसकी व्यवस्था करने की जरूरत है। उसमें डिलीवरी है, कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, एबॉर्शन है, इन सब चीजों पे घर के अंदर करने की जरूरत है। लेकिन इन सब के लिए निश्चित रूप से सर्विसेज चाहिए हमको, और वो सर्विसेज घर के पास नहीं है, वो सर्विसेज पुरुषों के पास नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे पुराने अनुभव हैं ये देखने जो हमको बताते हैं कि देखना बहुत जरूरी है कि अगर घर के अंदर उदासीनता रही तो नॉर्मल समय में भी जो सर्विसेज हैं वो तो नहीं मिल पाती हैं। AMC सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज, एबॉर्शन सर्विसेज या कॉम्प्लिकेशन के समय जो है, तो इसके लिए एक प्रेशर और डिमांड करने की जरूरत होगी, एक एडवोकेसी करने की जरूरत होगी। तो इसके लिए आपने को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से सर्विसेज के लिए बाहर जो है आम्हाला गर्भनिरोधकाविषयी डॉक्टरांनी ते ट्रेनिंग दिलं होतं पूर्णपणे। तेच मी घरी येऊन मिसेसला पण त्या पद्धतीची चर्चा केली आम्ही, त्याचा अभ्यास घेऊन मग आम्ही 4 वर्ष थांबलो आणि 4थ्या वर्षी आम्हाला मुलगीच झाली। निर्णय दोघांनी घेतला म्हटल्यानंतर दोघांना पण पटला ना, विचार एकमेकांपुढेच मांडला। जरी माहीत असलं तरी कोण बोलू शकत नाही उघडपणे,
ते बोलल्या आणि त्याने महत्त्वाचं म्हणजे तोंडी सांगण्यापेक्षा पत्नीला बी वाचायला दिलं मी, असं बी काय नाही की हे वाच, हे तुला बी फायद्याचं आहे, तुझ्या बी लक्षात येईल, माहिती हवी. आम्ही प्रेग्नेंट होती त्यावेळेला त्यांनी हे लोहाच्या गोळ्या खायला सांगितल्या आणि प्रत्येक वेळेस दवाखान्यात ते माझ्याबरोबर येत होते सोनोग्राफीच्या टायमिंगमध्ये. आणि ते हिमोग्लोबिनचं प्रमाण कमी जास्त दाखवत होतं ना, त्यासाठी सुद्धा दुधाचा पण उपयोग, कॅल्शियमचं प्रमाण वाढवण्यासाठी दुधाचा उपयोग केला. पण दूध पित नव्हते, दूध आवडतच नाही, मग त्यासाठी मग त्यांच्यासाठी हप्त्यातून 170 रुपयाचा फ्लेवरचा डबा आणावा लागायचा. ते फ्लेवर टाकून ते दुधामध्ये पित होते. जास्त करून म्हणजे चालायला सांगितलं. ते माझ्यासोबत फिरायला पण येत होते, जेवण पण वेळच्या वेळेला घ्यायला सांगत होते, माझ्यासोबत जेवण करत होते. आणि दुसरी गोष्ट दूध आणि हळीव त्याची खीर बनवून तिला देत होते मंडळीला. त्यांनी म्हणजे जास्त करून मला आधार जास्त दिला, टेन्शन काही दिलेलं नाही. फळं ही जास्त प्रमाणात घ्यायला सांगितली, वेळच्या वेळ खायला सांगितलं आणि दूध हे फळं. ते सुद्धा आता नारळ कसं होतं आपल्याकडे फ्रीजची सोय नाही, नारळ इतके दिवस काय टिकत नाही. मग आपण आठवड्यात नाही 2-3दा जाणार बाजारला, मग येताना 2-3 नारळ आणायचे आणि मग बाकीचा भाजीपाला आणि फळं हे आणायची. मी कच्ची केळी आणायचो की बाबा 2-3 दिवस टिकल, नाहीतर मग कच्ची केळी नाही, शक्यतो नंतर बंद केलं तर खाणं केळी. मग सफरचंद जास्त, सफरचंद पुढे चिक्कू असा प्रकार. आणि घरी येऊन पण समजून म्हणजे सांगायचे की डॉक्टरांनी काय सांगितलं आहे, कशा प्रकारे गोळ्या खायच्यात, कशा प्रकारे आहार घ्यायचा, व्यायाम कसा करायचा. ते आशा म्हणून आहे आपल्या गावात, त्यांच्यामार्फत मी त्या लोहाच्या गोळ्या पण घेतल्या होत्या, त्यांना दिल्या होत्या की लोहाचं प्रमाण वाढेल तेवढंच फायद्याचं आपले. हो, लोहयुक्त गोळ्या घेतल्या, कॅल्शियमच्या आणि फेरसच्या. टेन्शन नाही, मला उलटा आनंद वाटायला लागला आणि जरा मदत पण व्हायला लागली ना. आवड कशी म्हणजे आता मुलं आहे, आपली मुलगी नाही का, आपली काय ती काय दुसऱ्याची कोणाची आहे का, आपली म्हणजे आपल्या बाळासाठी आपण वेळ नाही काढायचं, कोणी काढायचं. मी माझा कंपल्सरी ती रडाय, मी जरी बाहेर असलो समजा माझ्या कामानिमित्त आणि जरी तिचा रडण्याचा आवाज आला तर का रडते म्हणून सुद्धा मी बघायला येतो, जरी पत्नीने घेतली असतं, तिला सुद्धा माहिती आहे पत्नीने. त्यातूनही 1 तास वेळ काढावा लागतो, 1-2 तास वेळ काढावा लागतो. बरं करमत सुद्धा नाही बाहेर गेल्यानंतर की बाळाला एकदा तरी भेटलं पाहिजे. मग आता उलट आम्हाला तर पहिल्यांदाच मुलगी झाली, आम्ही उलट 10 किलो बर्फी वाटली नाही. एकदा शरीराला वळण लागलं म्हणजे ते कायमस्वरूपी झालं, जे संस्कार घडले ते घडलेच. ये जो कहानी थी, आपको जो छोटी फिल्म दिखाई, ये एक महाराष्ट्र के दूर दराज के गांव में है और ये संभव है, ये बताता है कि संभव है। ये केवल शहरों की कहानी नहीं है, ये केवल कभी कभी लोगों को लगता है ये तो शहर में हो सकता है, गांव में नहीं हो सकता, लेकिन ये एकदम गांव की कहानी रही है, तो बदलाव दिखा है। फिर हमने कुछ अध्ययन से बदलाव देखने की कोशिश की और हमने एमपी में देखा। एमपी में 2 हमारे जिले थे, मैं काम कर रहे थे, सीधी में और मुरैना में। तो हमने वहाँ की अगर पुरुषों के बेस लाइन में हमने देखा था तो पुरुषों का अनसेटिस्फैक्ट्री जो था, अगर हम देखें तो वो नीचे है, ये सबसे ज़्यादा था। और कि उनका बिहेवियर की प्रेगनेंसी के दौरान पुरुष जो है केयर करते हैं, लेकिन जब हमने एंड लाइन में देखा तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री बहुत कम रह गया। इसका मतलब कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया था। वेरी गुड जो था अगर बहुत कम था तो वो जो है लोगों का देखें तो बहुत ज़्यादा हो गया था। और पोस्ट डिलीवरी भी अगर हमने देखा था तो दोनों में दिखा था, तो पोस्ट डिलीवरी में भी अनसेटिस्फैक्ट्री जहाँ पे 93% था वहाँ पे 35% रह गया था। और अगर हम देखें सेटिस्फैक्ट्री भी जहाँ पे केवल 5% था तो वो जो है बहुत बढ़ करके 45% हो गया था। यानी एक पुरुषों के साथ अगर हम इंगेज करते हैं, बातचीत करते हैं और उनको ये समझ में आता है
कि इससे उनके उनके खुद के क्या फायदे हैं, उनकी भावनाएं जुड़ती हैं, तो एक बड़ा बदलाव आता है। हमने देखा कि इससे जब पुरुष एक पति ग्रुप में क्या बदलाव आया है, तो बहुत सारे वो टाइम स्पेंड करने लगे हैं घर के अंदर। सेक्स के बारे में डिसीजन जो है वो सिंगल से बजाय करके आपसी कंसेंट के साथ हो गया है, उसको लेकर के कंसेंसुअल सेक्स की तरफ बढ़े हैं, महिलाओं के साथ बातचीत बढ़ी है, कोअर्सन सेक्स जो है एकदम बंद हो गया है। जो पहले पुरुषों को लगता था कि ये तो हमारा एक अधिकार है, इंटाइटलमेंट है, उसमें एक बदलाव आया है। कंट्रासेप्टिव यूज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। दोनों ने मिल करके निर्णय लेना शुरू किया है, और यूजेज जो है कंडोम की यूजेज बहुत बड़े हैं। पहले बच्चे के जन्म में देरी की गई है और 2 बच्चों के बीच में गैप जो है बढ़ा है। मेडिकल केयर में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत ध्यान दिया है पुरुषों ने। और पुरुष जो है ज्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान जो है वह हमेशा रहे हैं, यानी वो पहले कई जगह तो होता था कि वो मायके में भेज देते थे, लेकिन ये एक जवाबदेही की बात थी और ज्यादा वो जो है उस समय रहे हैं। ये एक पुरुषों का एक बड़ा बदलाव आया है इसको लेकर के। अगर हम एंटी केयर की बात करते हैं, हमने यूपी में देखा था, तो हमने 3 ग्रुप में दिया था। एक ग्रुप जो सीधे हमारे ट्रेनिंग से जुड़े हुए थे, एक ग्रुप जो कंपेन वगैरह के साथ कभी कभी आते थे, एक ग्रुप जो कभी दूर के थे। और हम देखें अपनी ट्रेनिंग में तो हर में जो है, अगर फर्स्ट एएनसी में सिर्फ इतना लोग गए थे, तो सेकेंड एएनसी में, थर्ड एएनसी में बहुत ज्यादा लोग जा रहे थे। और दूसरे ग्रुप में देखें जो कि केवल अभियान में, जिस गांव में अभियान चलता है, कोई मीटिंग में नहीं आए, कोई ट्रेनिंग में नहीं आए, उनमें भी काफी बदलाव हुआ था, अपेक्षाकृत ऐसे जगह जहां पे कोई काम नहीं होता है। इसी का अगर देखें तो ये जो है कंडोम का अगर देखें, ये जो है एक कंडोम है, कंडोम की अगर देखें तो हर जगह जो है बेस लाइन उसमें यहाँ पे है, कंडोम का यूज जो है बेस लाइन में और एंड लाइन में देखें तो बहुत तेजी से बढ़ गया है। मुरैना जो कि बहुत ही पितृसत्तात्मक, बहुत ही मर्दवादी, आक्रामक मर्दानगी वाला एरिया है, वहां पर भी एक बड़ा बदलाव कंडोम का जो है, ये देखें तो इतना बड़ा बदलाव आया है इसको लेकर के। तो कंट्रासेप्टिव यूज में पुरुषों की भागीदारी बढ़ी है, बढ़ सकती है। ऐसे ही मैरिज को देखें तो लीगल एज मैरिज जो है सीधी में अगर बेस लाइन में देखते हैं, अब पियारे के दौरान देखा था हमने, पहला पियारे किया था, फिर दूसरा पियारे किया था। पहले पियारे में देखा था तो वो जहाँ पे केवल 40-50% के आसपास दिख रही थी लीगल मैरिज, वो आफ्टर पियारे यानी 6-7 महीना में पूरे गांव ने मिल करके जो है देखें तो करीब 98% बढ़ गया था। और मुरैना में भी, जो कि यहाँ पे बहुत, ये तो सीधी की बात थी, मुरैना में भी जहाँ पे कि ये थी लीगल एज मैरिज थोड़ा ज्यादा थी, वहां पे भी जो है ये बढ़ा हुआ था। तो ये एक बदलाव अर्ली मैरिज में भी आया था। ये कहानी है कि यूपी से कि ये कह रहे हैं कि हमने जो है कंट्रासेप्टिव की जिम्मेदारी ली। इससे जो है पहले जो है केवल पत्नी पे बर्डन होता था, उसको दवाइयाँ गोलियां खानी पड़ती थी। अभी हम दोनों लोग जो है साथ में निर्णय लेते हैं और खुद जिम्मेदारी लेते हैं। ये एक बड़ा बदलाव आया था उसको लेकर के। ये है कि पुरुषों को SRHR पे जानकारी बढ़ानी ही पड़ेगी, और ये केवल महिलाओं की जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी था कि अगर हमको सर्विसेज जो है, हेल्थ सर्विसेज की बात करनी है, तो सब लोगों को इन्वॉल्व होना होगा उसकी मॉनिटरिंग करने में, तभी सर्विसेज की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ सकती है। ये एक सीधी में करवाही एक विलेज था जहाँ पे बहुत दूर था, सेंटर जो है में सुविधाएं नहीं थी, इसलिए सेंटर काम नहीं करता था, वहां पे बिजली नहीं थी, कोई भी सुविधा नहीं थी। तो गांव के लोगों ने, पंचायत, और ये नॉर्मल में है तो इस समय हम नहीं कर सकते कि हो सकता है, लेकिन जब नॉर्मल समय में भी ये पूरी PHC जो है एडवोकेसी करके, पंचायत से बात करके, पूरे गांव में प्रस्ताव पारित करके, लगातार एडवोकेसी करके ये बदलाव हुआ था। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि जब नॉर्मल समय में भी बहुत दबाव डालना पड़ता है सर्विसेज की गुणवत्ता के लिए, तो इस समय तो जहाँ पे कि एकदम ध्यान ही अलग हो गया है, प्राथमिकताएं ही बदल गई हैं, उस समय शायद एक कम्युनिटी में दबाव बनाने की, पंचायतों के साथ बात करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही थोड़ा और बढ़ जाएगी, ऐसा हमको लगता है। आप लोगों के जो काम करते हैं इसमें से बहुत सारे लोग लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ, पुरुषों को जोड़ने के लिए SRHR में काम करते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस
जरा शेयर कर सकते हैं यहाँ पे प्लीज। जैसा कि अभी वो बता रहे थे कि पुरुषों की भागीदारी और दूसरा जो महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान, ये दोनों पर तो मुझे कुछ कहना है। एक तो जो पुरुषों की भागीदारी वाली बात है, तो आज भी गांव में तो बिल्कुल भी उसमें नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं भी, इवन कि हमारे चतरा जैसे जो छोटा शहर है, डिस्ट्रिक्ट टाउन है, यहाँ भी महिलाएं जब एएनसी के लिए हॉस्पिटल में आती है, टीकाकरण के लिए आती है, या फिर उनको क्या जरूरत है, कब जरूरत है, इस संबंध में कोई भी उनके जो मेल पार्टनर्स है ना तो उनके साथ बात करते हैं और ना उनको पता होता है। वो कोई ना कोई अपने घर के या आस पड़ोस के फीमेल मेंबर के साथ ही आती है और फीमेल मेंबर ही इस संबंध में बात करती है। तो ये पूरे भारत की मुझे लगता है एक जैसी स्थिति है और शायद छोटे जगहों पर ज्यादा है। दूसरी बात जो रही कि जो उस समय से हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो चाइल्ड मैरिज वाली बात, तो अभी हमारे चतरा में हम लोग कुछ एडोलेसेंट के साथ डायरेक्टली काम करते हैं और इस लॉकडाउन के दौरान चाइल्ड मैरिज हुआ तो नहीं है, बट हम उसको चाइल्ड मैरिज या फिर अर्ली मैरिज कह सकते हैं, नॉट ओनली चाइल्ड मैरिज। अभी 2-3 केसेस तो मेरे सामने खुद आए और फिर मैंने उन गार्जियंस को, चूंकि हमारे यहाँ ना 2 तरह से हम एडोलेसेंट के साथ काम करते हैं। एक तो विलेज लेवल पे एडोलेसेंट्स का कुछ ग्रुप्स है, क्लब है, उनके साथ बात करते हैं हमारे वर्कर्स वहाँ। और एक जो है वो एडोलेसेंट मतलब 50 एडोलेसेंट के साथ हमारा एक रेसिडेंशियल सेंटर चलता है, जो उनका 1 ईयर का कोर्स है, जिसमें उनको लिटरेसी के साथ साथ उनका हेल्थ और फिर उनको पूरे लाइफ स्किल की कैसे वो एक अपने पूरे लाइफ को समझ सके, लाइफ साइकिल को, और खुद एम्पावर होके एज ए लीडर वो गांव में और अपने जीवन के लिए खुद काम कर सके। तो यहाँ पे मुझे अभी इस लॉकडाउन के दौरान, जबकि अभी उनका 10 महीने हो गया है हमारे सेंटर में, इसके पहले नहीं, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान जब उनके गार्जियन से फोन आ रहे हैं तो 2-3 गार्जियन तो ऐसे उन बच्चों को कि कब तुम लोगों की वहां से छुट्टी होगी, हम लोगों ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। लेकिन खैर वो लड़कियां यहाँ रह करके उनमें इतना लीडरशिप आ जाता है। एक लड़की तो कल काफी फोन के बाद रो रही थी, हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्यों रो रहे हो बता, फिर उसने बताया कि हमारे घर में हमारी चाची जबरदस्ती कर रही है। कि असल उसने अपनी माँ को बताया फोन करके, जब फोन में बात हो रही थी, यहाँ वो लड़कियां स्कूटी ड्राइव करना है सब सीखते हैं, तो अपनी माँ को बोली माँ मैंने स्कूटी सीख लिया है, मैं जब आऊंगी तो मुझे स्कूटी खरीद देना। उसकी चाची ने बोला हम लोग तुम्हारी शादी तय करके रखे हैं और तुम स्कूटी चलाओगी, स्कूटी खरीदना है तुमको, तो तुम वहां से बोलो कब छुट्टी होना है, हम लोग लड़के वाले सब देख के रखे हैं शादी। तो इस लॉकडाउन के दौरान वो लोग दूसरा कुछ नहीं, लेकिन उनकी शादियां तय कर रहे हैं, अर्ली मैरिज की बात हो रही है, बात सच है। हालांकि फिर हमारे स्टाफ ने उसके गार्जियन को बात किया और बताया, और बाकी लड़कियों ने भी फिर उसके गार्जियन से बात किया कि आप लोग अगर ऐसा करोगे तो हम लोग खुद को चले जाएंगे पुलिस के साथ और पुलिस के पास, और आप लोगों को जेल जाने पड़ेगी। तो ये बात सच है कि ये स्थितियां आती है। दूसरी बात कि जो महिलाओं की स्थिति है ये प्रेगनेंसी के दौरान, उनके प्रसव को लेकर के या फिर उनके एएनसी को लेकर, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ क्या है कि अभी मैं कई सहिया सेविका इन लोगों से जब बात कर रही हूँ, तो जो उनका नंबर है एम्बुलेंस के लिए, 108 नंबर यहाँ पर है 108, उस पे वो कॉल करते हैं एम्बुलेंस आने के लिए। लेकिन कई बार होता है कि एक ही नंबर चूंकि पूरे स्टेट के लिए दिया हुआ है, और कई बार तो उनके फोन कॉल्स लगते भी नहीं है उस नंबर पे। मैंने खुद एक के लिए ट्राई किया था, तो बहुत आधा घंटा के बाद वो कॉल उठा पाए। तो ये दिक्कतें हो रही है कि उनके हॉस्पिटल तक आने के। हालांकि हमने जो पता किया, अभी हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उनके प्रसव की सुविधा के लिए एक एएनएम 24 आवर की मतलब ड्यूटी है, चेंज कर करके कि 24 आवर एक एएनएम वहां उपलब्ध रहेगी, जिसमें कि अगर कोई प्रसव के लिए आती है तो उनका प्रसव होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उनकी हो रही है जिनका क्रिटिकल पोजीशन है, क्योंकि चतरा जैसे जगह में सदर हॉस्पिटल में भी अगर ज्यादा क्रिटिकल केस होता है किसी महिला का प्रसव के लिए, तो चतरा सदर हॉस्पिटल में भी पूरी सुविधा नहीं है, उनको हजारीबाग या रांची जाना पड़ता है। तो चतरा में सॉरी लॉकडाउन के दौरान अभी ये स्थिति है कि ना तो गाड़ियां चल रही है, और उस स्थिति में अगर एम्बुलेंस के लिए उनको नहीं लग पाता है कॉल, तो उस स्थिति में उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम ये प्रश्न हो रहा है कि क्या
क्या किया जा सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। जी, तो घर पे क्या किया जाए। जी, मैं संध्या जी को इनवाइट करूंगा। संध्या जी, आप यहाँ पे बताएंगी कि घर के अंदर क्या किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये प्रियंका ने जो सवाल उठाया कि क्या कर सकते हैं, आई थिंक वो जरूरी है हम बात करें, लेकिन अगर समस्या की प्रकृति को हम समझेंगे, नेचर ऑफ प्रॉब्लम, किस तरह की समस्याएं हैं, तो हल उस तरीके से निकल पाएंगे और वो थोपे गए हल नहीं लगेंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट था समस्या को समझना। दूसरी बात, मैं सवालों में बहुत चीजें पढ़ रही थी और बहुत लोग शायद समय भी इतना नहीं है कि दिया जाए, मानसिक स्वास्थ्य को लेके बहुत बात कर रहे हैं, और जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही समझ आ रही है। बहुत लोगों ने लिखा है कि सुसाइड्स बढ़े हैं इस दौरान में, और महिलाओं में भी और पुरुषों में भी बढ़े हैं। तो ये तनाव की जो स्थिति है वो भी दिखाई दे रही है, और हमको समझ आ रहा है कि इस जो ये परिस्थिति है, रिस्ट्रिक्टेड है, जहां हमारा आना जाना, कहीं से क्या लेना है नहीं लेना है, वो बहुत सीमित है। तो उसमें हमको जो किस तरह के एक्शंस हम ध्यान में रख सकते हैं, मैं ये बोलूंगी कि क्या हो सकता है एकदम से तो नहीं कह सकते, पर क्या हम ध्यान में रख के बात करें। और दूसरी बात है कि किस तरीके की संभावनाएं हम तलाश कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सिंपल चीजों से अगर चलना शुरू करें और फिर कॉम्प्लेक्स को दे, जैसे एक समझ आ रहा है कि घर के काम में मदद की बात है। दूसरी बात है कि महिलाएं क्या खाना खा रही हैं, जो आम तौर पे घरों में देखा जाता है कि महिलाएं सबसे बाद में खाती हैं, और वो क्या खाते हैं कोई ध्यान नहीं करता। तो अगर हम पुरुषों के साथ बात करके देखिए प्लीज, क्योंकि कोई स्वास्थ्य विभाग भी पुरुषों तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि हम पुरुषों से जब बात करें तो उनको थोड़ा सजग करें कि आपके परिवार में जो महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, क्या उनके लिए खाना है माकूल नहीं है, या जो भी है उसमें उनके लिए गुंजाइश क्या है, वो पहले ध्यान में रखें। और विशेषकर परिवार में गर्भवती महिला है तो उसका दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना खाना जरूरी है कि वो थोड़ा थोड़ा खाना खाए, तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात है घर के कामों में मदद, ताकि महिलाएं जो हैं वो उनको आराम का मौका मिल सके, तो घर के कामों में भागीदारी। इसके साथ साथ जो चीजें अभी नहीं मिल रही हैं, चाहे आईफे की बात है, कैल्शियम की बात है, या पिल्स हैं, कंडोम्स हैं, बाकी चीजें हैं, वो कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा उनसे बात करें। क्योंकि पुरुषों का बातचीत का जो दायरा है थोड़ा व्यापक है, वो बाहर के संपर्क में भी है, फोन पे बात है, तो थोड़ा उनको हमको ये ध्यान में रख सकते हैं कि वो कहीं से वो अरेंज कर सकते हैं। तो नजर रखे घर में कि क्या ये चीजें उपलब्ध हैं या इनको लेके समस्याएं आ रही हैं, और इसके बारे में थोड़ा पूछते भी रहें। और ये है कि इसको लेके फिर वो कहाँ से अरेंज हो सकते हैं, किससे क्या स्थानीय एएनएम से संपर्क करना है या आशा से संपर्क करना है, किससे बात करके हो सकता है, किसी दुकान का नंबर है जहाँ से लिया जा सकता है, तो वो उसकी उपलब्धता के ऊपर रखे। फिर ये कि फैमिली परिवार नियोजन को लेके अपनी जिम्मेवारी लेना। शायद अभी शायद प्रियंका ने किसी और ने ये कहा है कि हम नेचुरल मेथड की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं नेचुरल मेथड की, वो एक ऑप्शन है। लेकिन सभी को इस टाइम पे मानसिक तौर पे उतना तैयार करना शायद संभव कितना होगा नहीं पता है। तो लेकिन जो भी यूज हो रहा है परिवार नियोजन का जो साधन है उसके ऊपर बात करें, और थोड़ा बोलें कि आप अपनी जिम्मेवारी भी क्या ले सकते हैं। विशेषकर जो निरोध का इस्तेमाल है, कंडोम इस्तेमाल को लेके है, उसकी हम संभावनाएं देख सकते हैं, उसको हम अपनी बातचीत में ला सकते हैं। दूसरा ये है कि बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि यौन संबंधों को लेके सहमति बहुत जरूरी है, और इसको लेके पुरुषों के साथ जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमको बहुत ध्यान में रखना है कि घर पे सब उपलब्ध है तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिला बिल्कुल एप्टली उपलब्ध ही है। तो इस यौन संबंधों को लेके बातचीत हो कि इसमें सहमति जरूरी है, और इसका नहीं तो क्या असर पड़ सकता है। इसके साथ है कि हम प्रजनन स्वास्थ्य को लेके जो बहुत सारे धारणाएं हैं, बहुत सारी गलत फहमियां हैं, बहुत सारी इससे जुड़े रीति रिवाज की बात हुई है, विशेषकर माहवारी से जुड़ी है कि कोई बात नहीं करेगा, कहाँ फेंकना है, क्या इस्तेमाल करना है कपड़े को, या फिर यहाँ जगह नहीं आएंगे, वहां जगह नहीं आएंगे, ये खाना नहीं खाएंगे। कई जगह पे अलग से बिठाने की प्रथा भी है, महिला को अलग बिठा दिया जाता है, उसको छूत मान दिया जाता है। या फिर जो लैंगिक भेदभाव से रिलेटेड सोशल नॉर्म्स हैं, उनके ऊपर पुरुष नजर रख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये मौका ऐसा भी था जहां इससे पहले इतनी देर घरों के अंदर रहने की नहीं थी स्थिति, लेकिन अभी बहुत टाइम के बाद लोग घर में इकट्ठे हो रहे हैं, तो अपने घर में क्या चल रहा है वो इसके ऊपर नजर रखें। इनके ऊपर बातचीत की जा सकती है, और उनके कहा जा सकता है कि आप इसमें एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं इनको चैलेंज करने में।
और महिलाएं और लड़कियां परिवार के अंदर में उनकी जो स्वास्थ्य से लेके प्रजनन स्वास्थ्य से लेके जो जरूरतें हैं, जैसे अभी बात हो रही है बार बार कि लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरूरी नहीं है कि बाहर की सप्लाई हमको लेनी है, कि हमको कोई ब्रांडेड ही लेना है, लेकिन घर के अंदर में अगर वो उपलब्ध भी नहीं है, और ये जैसे झारखंड के साथियों ने शेयर किया है और मध्य प्रदेश में बाकी जगह में यही हुआ है कि अगर उपलब्ध नहीं है तो घर के अंदर में उसको फिर कैसे इस्तेमाल कर, घर में जो कपड़ा है उसको साफ करके इस्तेमाल किया जाए, तो वो हो सकता है। तो उसके ऊपर बातचीत हो, ध्यान रखें कि वो उसको लेके चर्चाएं, थोड़ी बातचीत तो हो एटलीस्ट। उसके ऊपर जो साइलेंस है वो साइलेंस को तोड़ने की बात हो सकती है। और फिर जो सेवाएं हैं उनको देने वाले जो लोग हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनसे मदद लेने के लिए हम बात कर सकते हैं कि आप, हमको भी पता है इस टाइम सभी को सभी जानकारी है, ये मान के चलना भी गलत है। तो हम उनको बोले कि जहां आपको लग रहा है वो किसी अगर ओरल पील की आपको सप्लाई देखनी है, आप आशा से एएनएम से सलाह लीजिए, तो इनकी जानकारी, इनके बारे में और कौन वो उपलब्ध करा सकता है, ये पुरुषों के साथ बात करना जरूरी है। और जो महिलाएं तीसरी तिमाही में है या जिनका बच्चा होना, प्रसव होना अभी ड्यू है, बहुत जल्दी है, तो ऐसे में उनको बोले कि वो तैयारी क्या करके रखिए, ये बहुत जरूरी है। प्लीज, हम लोग सारे 4 स्टेट्स में अभी ग्राम स्तर पे लगभग 250 के करीब गांव में हम लोग काम कर रहे हैं, और ये हर जगह पे हम लोग पुरुषों के साथ ये बात बहुत कर रहे हैं कि ये इस तरीके से कि कैसे वो इसको लेके क्या उनका रोल हो सकता है क्या। तो आप इतने साथी जो लगभग अभी मैं देख रही हूँ कि इतने साथी जुड़े हुए हैं, वो सोच सकते हैं कि अपनी बातचीत में क्या हम ये प्रसव के दौरान को एक अनहोनी बनाने से किस तरीके से बच सकते हैं, और वहां पुरुषों की भूमिकाएं हम कैसे देख सकते हैं। सतीश जी नेक्स्ट। जी है जी। और ये जो सेवाओं को लेके है, इसमें हम जो बातें ध्यान में रख सकते हैं, जो मैं अपने अनुभव से और मेरी टीम, हम लोग जो मिलके, हम सभी लोग मिलके हमारी टीम के साथ साथ काम कर रहे हैं, नेटवर्क्स के साथियों के साथ काम कर रहे हैं, सबसे बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम आशा और आंगनवाड़ी तक, आशा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ये एएनएम है, इसके अलावा अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे एमओज है, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, पीएचसी, नजदीकी पीएचसी के डॉक्टर का नंबर, इन तक पहुंच कैसे हो, उनकी पहुंच को थोड़ा सा उसको लेके बातचीत करें कि अभी ये समय ऐसा है जहां पर चीजें उपलब्ध जल्दी से नहीं है, तो क्या हम इन लोगों तक पहुंच का कोई दायरा, कोई संभावनाएं देख सकते हैं, और वो क्या हो सकती हैं। इसके साथ जो हम बार बार केस देख रहे हैं, और आप लोग भी देख रहे होंगे कि बच्चा कहीं भी हो रहा है। कुछ केसेस में हमने कहानियां देखी हैं, ऐसे महिलाओं से बात हुई है जब कोई सेवा उपलब्ध नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं पहुंची है, तो स्थानीय दाई ने मदद की है। तो ये जो दाई के रूप में, जो जिसको आप अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जानते हो, दाई है, धाई है, तो वो जो उपलब्ध है गांव में, वो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट ट्रेन है, और सदियों से, कितने समय से हम उनका नाम सुनते आ रहे हैं, तो वो अगर कहीं पर भी उपलब्ध है तो क्या उनकी हम मदद ले सकते हैं प्रसव के दौरान में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनमें वो मदद कर सकती हैं। ये दिल्ली की ही मैं आपको घटना बता रही हूँ, एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो स्थानीय दाई को बुलाया गया, क्योंकि एम्बुलेंस को बार बार फोन करे थे, नहीं हो रहा था, महिला के पेन शुरू थे, बच्चा रास्ते में आ गया, तो जब स्थानीय दाई जो थी उसको फिर किसी ने ढूंढ के बुलाया और उन्होंने मदद की प्रसव होने में। सिमिलरली एक अन्य घटना में जो फैमिली थी वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि आप में से कई लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो दंगे हुए उसके बाद लोगों में एक डर भी है कि एक समुदाय विशेष के साथ अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, उनको वहां पर वेलकम नहीं होगा, और ये पहला बच्चा था। इस केस में फिर लोकल दाई ने मदद की है। मैं ये दिल्ली की बात बता रही हूँ आपको, और रास्ते में कहीं पर हुआ और गांव में जो स्थिति है वो तो अलग ही है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारे ये जो दाई, हमारा जो स्थानीय संसाधन जिसको हमने बहुत पहले बुला दिया था, क्या हम ये जानकारी रख सकते हैं कि आसपास में ऐसी महिलाएं उपलब्ध हैं जिनकी मदद प्रसव के दौरान में ली जा सकती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, जो भी हम सेवाओं से जुड़ी बात कर रहे हैं, उनके इम्पोर्टेंट जो भी टेलीफोन नंबर है, वो आपके कंट्रोल रूम के नंबर हैं, वो एम्बुलेंस का नंबर है, एएनएम है, पीएचसी के डॉक्टर हैं, ताकि उन तक समय तक पहुंच सके, और एक बार बार बातचीत करके सेवाओं को लेके कोई जानकारी चाहिए, कोई गलतफहमी है, कोई धारणा है, उनको लेके उनसे बातचीत हो सके। और एम्बुलेंस के अलावा ये भी है कि और भी जगह के कोई प्राइवेट गाड़ी के भी नंबर रखें, ताकि अगर एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध है तो क्या कोई और गाड़ी
को मंगाया जा सकता है। वो चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट में हम लोग बात करें कि अपने पड़ोस में एक सपोर्ट ग्रुप भी बनाने की जरूरत है, कि चाहे उसमें आपके जो स्वास्थ्य समिति है उनके मेंबर्स हो या फिर कुछ महिला पुरुष जो भी आसपास रहने वाले हैं, ताकि दिक्कत के समय पे आपकी फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए और जो प्रिवेंशन है कोरोना को लेके उसका पालन करते हुए ये ग्रुप एक दूसरे को ऐसी इमरजेंसी में सपोर्ट कर सके। और पंचायत की तो भूमिकाएं है ही है, हम सभी जानते हैं कि उनको हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसकी हम बात करें तो उनको भी इसमें इस चर्चाओं में शामिल करें, उन तक भी पहुंच बनाएं, ताकि उनकी भूमिकाएं भी बहुत सक्रिय तौर पे इस तरह की इमरजेंसीज और इस तरह की स्थितियों में आ सके। जी, तो दूसरा ये है कि हम लोग पता नहीं कि अभी कितना खुलेगा कितना नहीं खुलेगा, और ये तो लगता नहीं है कि ये समस्याएं इनकी इतनी जल्दी कोरोना कोविड जो है सॉल्व होने वाला है, और प्रायोरिटी इतनी जल्दी नहीं बदलेगी। इस दौरान एक बड़ा हमको कम से कम मोबिलाइजेशन के उसमें करना पड़ेगा। हम लोग क्या क्या मटेरियल बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं, पम्पलेट बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम सुना नहीं पाएंगे, समय बहुत कम है, लेकिन ये सारे वीडियो ऑडियो जो हम लोग हैं अभी 5-6 जो है बने हुए हैं, और कुछ हम लोग 20 जो है बना रहे हैं, तो बाकी लोग भी अगर शेयर करें तो ये एक किया जा सकता है। हम लोगों को जो है सब लोगों को मिलकर के तय करना होगा कि क्या मैसेज होंगे इसमें बनाए जाएं और क्या जो है माध्यम चुने जाएं। तो यहाँ पे प्रियंका जी या जतन से साथी हैं जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि किन मुद्दों पे हम लोगों को मैसेज बनाना चाहिए, या क्या मैसेज एग्जैक्ट हमें देने की जरूरत है और उसके क्या व्हीकल हो सकते हैं। बोलने के लिए जैसे कि अभी तक सारी बात सुन रहे थे और बहुत सारी संस्थाएं मैटरनल हेल्थ के ऊपर, चाइल्ड हेल्थ के मुद्दों के ऊपर, सबके ऊपर काम कर ही रही है, तो हम भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान अभी इस लॉकडाउन में हम कैसे उनको बेहतर सेवाओं तक पहुंचा सकते हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव साधन उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो किशोरियों की बात ही, तो अभी हमारे यहाँ गोकुंदा ब्लॉक में हमने जैसे राशन वितरण का काम किया था, कि जो हमारे एडॉप्ट कर रखे हैं बच्चे हमारे, उसके थ्रू हम बच्चे उस परिवारों को राशन सामग्री देने गए थे फील्ड में। तो वहां पर हमें एक लड़की से मुलाकात हुई, तो वो थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। तो जब हमने उसे पूछा कि क्या बात है बेटा, तो इस तरह से क्यों हो रही है, तो उसने बोला कि मैम मेरे को पैड की जरूरत है और मैं घर में किसी को बोल नहीं सकती, पापा भैया सब साथ में रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ एक उस लड़की थी कि हाँ ये दीदी जतन से है तो ये मेरी मदद कर सकते हैं, पर सिर्फ एक उस लड़की की समस्या नहीं, सभी उसी गांव में रहने वाली और अन्य गांवों की लड़कियों की भी ये समस्या है, क्योंकि इस महामारी के दौरान महामारी की सूद कौन ले। तो हमने इसको थोड़ा सा हमने सीरियस लिया, और हमने जब राशन वितरण किया तो इस चीजें हमारे जो लोकल प्रशासन है, एसडीएम, बीडीओ, आईसीडीएस विभाग के सीडीपीओ मैम, उन सबसे हमने इसके ऊपर बात करी, क्योंकि लड़कियां घर से बाहर आ नहीं सकती, घर में वो बोलते हुए शर्माती है। तो हमने जब ये बात वहां रखी तो इस बात को कलेक्टर मैम तक भी पहुंचाया गया था, तो उससे एक प्रभाव देखने को मिला कि कलेक्टर मैम ने इमीडिएटली एक्शन लिया और किशोरियों तक सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए। तो उन लड़कियों तक आईसीडीएस के थ्रू, आशा के मार्फत किशोरियों के पास सैनिटरी पैड की उपलब्धता मिलनी शुरू हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो हम इस तरह से भी लोकल प्रशासन का सहयोग लेकर हम अपने काम को और अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि हम असुरक्षित यौन संबंध की बात करते हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा इससे पीड़ित हो रही है, और बहुत जगह पे महिलाओं को आरटीआई और एसटीआई के केसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हमें उन चीजों को भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम इन चीजों को कम कर सकते हैं, और उसमें हम स्वयंसेवी संस्थाएं क्या सहयोग कर सकती है प्रशासन के साथ में मिलकर। ठीक जतन, क्योंकि पैड क्लोथ पैड के ऊपर काम कर रही है, आपको पता है उगेर का हमारा एक यूनिट है जिसमें हम क्लोथ सैनिटरी पैड बनाने के लिए प्रशिक्षण देते हैं। और अगर इस कॉल में जो जितने भी साथी हैं अगर वो चाहें तो हम सब मिलके एक दूसरा जूम कॉल भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहां पे बताया जा सकता है कि घर पे अवेलेबल जो कपड़ा है उससे आप किस तरह से पैड बना सकते हैं। वो एक थोड़ा सा मददगार होगा इस चीज के लिए। हाँ,
और जो सीखे उसको कार्यकर्ता फिर अपने ग्रुप में अलग अलग जगह पे बता सकते हैं। तो प्रशिक्षण हो सकता है लिमिटेड लोगों के साथ में लें और फिर वो अपने अपने क्षेत्र में इस चीज को आगे शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत यूजफुल होगा राजदीप। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं और जो इससे जुड़े हुए हैं उनको साथ एक बार प्लान करके अनाउंस किया जाए और फिर एक प्रशिक्षण रखा जाए ऑनलाइन। बहुत बढ़िया, आप जब बोलें तब अवेलेबल हो जाएगा। तो हम जतन और मित्रा दोनों का कोलैबोरेशन से एक सेशन और इस पे करेंगे। और कोई इस तरीके के सेशन करने? हेलो, हाँ बोलिए। मैं अशोक मांद्रे बोल रहा हूँ सत्यकाम जन कल्याण समिति छिंदवाड़ा से। नमस्ते सभी को। जैसा कि अभी बातचीत हुई और पिछले 3 दिनों से जो बातचीत चल रही थी, तो उसके अनुसार हम लोग जो समानता के साथी है उनके साथ तो जो ग्रुप बना करके जो भी कुछ है वो साझा कर ही रहे हैं और वहां से जो स्टोरी निकल करके आ रही है उनको भी अभी साझा करेंगे CHSJ के साथ में, मित्र के साथ में। और अभी जैसा कि संध्या जी ने पूरा बताया कि जो आशा एएनएम और जो हमारे गांव है जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं वो सारी लिस्टिंग और जो नंबर्स और जो लोगों को मोबिलाइजेशन देने का जानकारी के रूप बना करके हम लोग जो ग्रुप और संवाद करने का कोशिश कर रहे हैं फोन नंबर लेकर के लोगों से। तो इस तरह से पूरा प्रयास लगातार हमारा समानता के साथी के साथ में भी और एम्पलीफाई चेंज के जो गांव हैं वहां पर भी हम लोगों के जो 15 गांव हैं वहां पे काम निरंतर चालू है और जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनके साथ बातचीत चालू है। तो हम लोग संवाद है और साथ में हम लोग जो ग्रुप हम लोगों ने बनाए और नंबर अरेंज करके लोगों से बात कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो अच्छे सुझाव, अच्छे प्रयास है उनको भी साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, और Thank कोई you. सुझाव हो किसी का तो बोलिए। रिमझिम एक सुझाव ये भी आ रहा था, ये हम लोग का ये इस सीरीज का ये चौथा या अंतिम कहें, लेकिन एक सुझाव आ रहा था कि क्या जो साथी इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको जो हम लोग मटेरियल बना रहे हैं, ऑडियो है या वीडियो है या कोई छोटे छोटे मैसेज बना सकते हैं, क्या इस पे कोई कैपेसिटी बिल्डिंग ऑनलाइन की जा सकती है? अगर इसकी जरूरत है, लोग हाँ कहते हैं, तो मित्रा और CHSJ की कम्युनिकेशन टीम जो है, क्रिएटिव कम्युनिकेशन टीम, इनका एक कोलैबोरेशन जो है एक दिन का, मतलब एक दिन हाफ 1 घंटे 1.5 घंटे का एक सेशन किया जा सकता है, जिसमें कि कैसे हम छोटे छोटे वीडियो, ऑडियो या कम्युनिकेशन मटेरियल, इंटरेक्टिव मटेरियल बना सकते हैं इससे। जी जी, आप लोग अगर कोई चाहे इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग रिसोर्स मटेरियल डेवलपमेंट के लिए जो हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं या तो यहाँ। तो मेरी तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और हम जो है हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे जब भी जरूरत होगी। थैंक यू। ओवर टू रिमझिम। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू संध्या जी। आपने भी एक बहुत गहरा पर्सपेक्टिव एक तरह से और सोच और एक्सपीरियंस यहाँ पर जोड़ी, जिसकी वजह से डिस्कशन आगे बढ़ा है कि महिला और मातृत्व स्वास्थ्य के लिए इस समय पुरुष क्या रोल निभा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि